नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सरताज खान और अपेक्स की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संधि से संबंधित और आपके जो कृषि प्रेक्षक में याद रखना दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो संधि ही है। तो संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पे हम बात करते हैं। आपका जो सिलेबस है मैंने बताया था कि शब्द संरचना है और शब्द संरचना की दोस्तों मैंने बताई थी 4 इकाइयां। शब्द संरचना की कितनी इकाइयां थी? 4 इकाइयां थी। एक तो था संधि, एक था समास, एक है दोस्तों उपसर्ग और एक है दोस्तों प्रत्यय। ये शब्द संरचना की आपके इकाइयां। और दोस्तों सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण और पहला टॉपिक है वो संधि ही है। और याद रखना, आपने अगर आप संधि पढ़ ली तो दोस्तों आपके उपसर्ग और प्रत्यय दोनों 90% तक कंप्लीट है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर आपने संधि अच्छी तरीके से पढ़ ली तो आपके दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो 90% तक कंप्लीट हो जाएंगे। आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक टॉपिक बचेगा फिर समास। तो इसलिए याद रखना, आपका जो सिलेबस है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है दोस्तों वो संधि ही है। आपने अगर संधि अच्छी तरह से पढ़ ली तो ये मान के चलो सब कुछ आपने, आपका सिलेबस है उसका सब कुछ आपने सीख लिया। संधि से ही शब्द शुद्धि होगी दोस्तों, संधि से ही उपसर्ग होंगे दोस्तों, संधि से ही प्रत्यय होंगे दोस्तों। तो लगभग आपका और भी कुछ चीजें हैं जो इसी से संबंधित है। अगर आपने दोस्तों संधि अच्छी तरह से पढ़ ली तो याद रखना, आपका जो कृषि प्रेक्षक का कोर्स है, जो सिलेबस है, वो याद रखना दोस्तों 70% कंप्लीट मान सकते हो आप। अगर आपने संधि अच्छी तरीके से पढ़ ली दोस्तों तो आपका जो कृषि प्रेक्षक का सिलेबस है उसको आप 70% आप मान सकते हो कि आपको आता है वो। तो संधि इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके सिलेबस में। तो संधि कैसे पढ़ेंगे, कितने स्टेप में पढ़ेंगे, वो अभी हम शुरुआत करेंगे, याद रखना दोस्तों। लेकिन आप हमेशा याद रखना, अगर आपने संधि सीख लिया आपके सिलेबस में तो आपने सब कुछ सीख लिया। अगर संधि नहीं है तो कुछ भी नहीं सीखा आपने। तो दोस्तों आपको संधि अच्छी तरीके से सीखनी है, याद रखना। दूसरा, संधि आप अच्छी तरीके से दोस्तों सीख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा मैं, वो आप ध्यान में रखना। अगर वो आपने ध्यान में रख ली तो दोस्तों गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपके संधि जो होगी वो उंगलियों पे होगी। आप संधि में कहीं नहीं अटकोगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं दोस्तों। दूसरा, अगर आप संधि में नहीं अटकोगे तो आप हिंदी में ही नहीं अटकोगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस है वो 70% संधि ही कवर करता है। तो अगर दोस्तों आपको 40+ नंबर लेके आने हैं 45 में से, तो आपको संधि की एक एक बारीकियां अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी, चाहे वक्त ज्यादा लग जाए दोस्तों, लेकिन आपको संधि अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी दोस्तों। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों संधि से। ओके, अगर हमें दोस्तों कोई बोल दे कि संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों इससे समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ, संधि का अर्थ होता है दोस्तों जोड़, मेल, मिलाप, समझौता, ये संधि के अर्थ होते हैं। जैसे
बोलते नहीं क्या, प्राचीन समय में दो राजाओं के बीच संधि हुई, यानी समझौता हो गया, मेल हो गया, जोड़ हो गया, मिलाप हो गया उनके बीच। तो आपसे कोई पूछ दे संधि का अर्थ बताओ, तो आप संधि का अर्थ बता सकते हो दोस्तों, मेल, मिलाप, जोड़, समझौता। अगर आपको कोई ये बोल दे कि इसका विलोम शब्द क्या होता है, संधि का विलोम शब्द, तो दोस्तों आप बोल सकते हो इसका विलोम शब्द होता है विग्रह या विच्छेद। और इनका अर्थ क्या होता है विग्रह या विच्छेद का, तो आप बोल सकते हो अलग, अलग होना। विग्रह या विच्छेद का अर्थ क्या होता है, अलग होना। तो दोस्तों याद रखना, आपसे कोई भी बोल दे संधि, तो आप बोल सकते हो संधि का अर्थ होता है जोड़, मेल, मिलाप, समझौता। इसका विलोम तो आप बोल सकते हो विलोम होता है इसका विग्रह या विच्छेद, जिसका अर्थ होता है अलग होना। ओके दोस्तों, तो संधि किसे कहते हैं, ये तो दोस्तों इसका अर्थ होता है, संधि किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि संधि को परिभाषित करो, संधि को परिभाषित करो। वहां विकल्प में थे वर्णों का योग, ए में ये था, ब में था दोस्तों वर्णों के योग से उत्पन्न बदलाव, स में था दोस्तों वर्णों का संयोग, और द में था दोस्तों उपयुक्त सभी। और ये क्वेश्चन आया था दोस्तों कि संधि किसे कहते हैं, विकल्प है आपके पास 4। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप कौन सा आंसर करोगे, ए करोगे, ब करोगे, स करोगे या द करोगे, ये याद रखना। तो कभी भी ध्यान रखना, आपसे कोई बोल दे संधि किसे कहते हैं, तो आप देखना दोस्तों आपको एक शब्द मिलेगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा। क्या होगा, प्रथम शब्द होगा, उसका अंतिम जो वर्ण होता है, वर्ण हमने पढ़ लिए प्लस, या आप इसको धन भी बोल सकते हो दोस्तों। आप अगर हिंदी में बोलना चाहो तो इसको धन बोलते हैं, वैसे अगर आप धन नहीं बोलना चाहो तो आप इसको प्लस बोलते हो, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा, और दोस्तों द्वितीय शब्द होगा, उसका होगा प्रथम वर्ण। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण किसका, प्रथम शब्द का, द्वितीय शब्द का, इसका अंतिम वर्ण होगा, इसका क्या होगा, प्रथम वर्ण होगा। और याद रखना दोस्तों, इन दोनों का क्या होता है, योग होता है। इन दोनों का क्या होगा, योग। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण, इन दोनों का अगर योग होता है वो संधि नहीं होती दोस्तों। ऑप्शन ए सही नहीं होगा। इनका जब योग होगा तो इनके योग को संधि नहीं कहते। अगर इनका योग होता है उससे परिवर्तन आता है। उससे क्या आता है दोस्तों, उससे परिवर्तन आएगा या बदलाव आएगा या विकार उत्पन्न होगा। दो वर्णों का जब योग होता है उससे परिवर्तन, बदलाव या विकार आएगा। इनको बोलते हैं दोस्तों
संधि। योग को कभी संधि नहीं बोलते, इनके परिवर्तन या बदलाव या विकार को संधि बोलते हैं दोस्तों। अगर दो वर्णों का योग हो गया, उनमें परिवर्तन, बदलाव या विकार नहीं आता, दोस्तों याद रखना, नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता, बदलाव नहीं आता या विकार नहीं आता, उसको हम संधि नहीं बोलते दोस्तों, उसको बोलते हैं संयोग। उसको क्या बोलते हैं? संयोग बोलते हैं दोस्तों। जैसे अगर हम बोल दें कि सम और कोण, दो अलग शब्द है, सम और कोण, ये जब मिला तो बना समकोण। तो आप ये देखो बदलाव आया क्या? सम अपनी जगह, कोण अपनी जगह, मिल गया, दोनों समकोण बदला। तो ये संधि नहीं है दोस्तों, ये संयोग है। क्यों? क्योंकि दो वर्णों का योग तो हो रहा है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों का योग तो हो रहा है, यहां दोनों का योग हो गया, जुड़ गए दोनों, लेकिन इससे कोई परिवर्तन, बदलाव या विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जिसमें एक तो होगा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, एक होगा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनका जब योग हो गया, उसमें अगर बदलाव विकार नहीं आया तो उसको क्या बोलते हैं? संयोग बोलते हैं, संधि नहीं बोलते दोस्तों। लेकिन अगर दो वर्ण आपस में मिल गए, जिसमें एक प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण था, एक द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण था, इनका योग हो गया दोस्तों, और उसमें अगर विकार, बदलाव उत्पन्न हो गया, उसको हम बोलेंगे संधि। जैसे हमने बोला महाधन ईश, तो बना क्या? महेश। ये कैसे बनता है दोस्तों, वो आगे की बात है, लेकिन हम जब महा और ईश को मिलाते हैं ना, तो महेश बनता है। तो अब ये बताओ दोस्तों कि इसमें देखो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, दोनों आपस में जुड़े, हा और ई, हे बन गया, तो बदलाव आया या नहीं? बदलाव आया, परिवर्तन हुआ, विकार उत्पन्न हुआ, इसी को संधि बोलते हैं दोस्तों। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? संधि बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना दोस्तों, आपके संधि भी है, संयोग भी है। आप जब उपसर्ग पढ़ोगे तो उपसर्ग इसलिए आपके इसके प्रति कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों कि उपसर्ग जब आप पढ़ोगे तो उपसर्ग में या तो होगी संधि या होगा संयोग। अगर संधि होगी तो ऐसे होगा, संयोग होगा तो ऐसे होगा, बाकी उपसर्ग में कुछ नहीं है। तो आपने जब ये पढ़ लिया तो उपसर्ग सारे के सारे कंप्लीट आपके, ये याद रखना दोस्तों। तो आपसे कोई बोल दे संधि, तो अब आप यहां बताओ, इसमें से आपको ये क्वेश्चन आ गया और आपको बोल दे संधि को परिभाषित करो, संधि किसे कहते हैं, तो कौन सा विकल्प सही हुआ? दो वर्णों का योग संधि नहीं हो सकता, क्योंकि वो संयोग भी तो हो सकता है। दो वर्णों का संयोग को कभी संधि नहीं कहते, उसको संयोगी बोलते हैं। उपयुक्त सभी हो नहीं सकता, तो दो वर्णों के योग से उत्पन्न बदलाव जो आएगा उसको संधि बोलते हैं। तो विकल्प बी सही होगा फिर, ये याद रखना दोस्तों। तो आपको कोई भी बोल दे संधि, तो संधि का शाब्दिक अर्थ दोस्तों आपके सामने है, जोड़, मेल, मिला या समझौता। और संधि का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तो आप बोल सकते हो विग्रह या विच्छेद बोलते हैं। और संधि कहते किसे हैं दोस्तों? तो आप बोल सकते हो जब दो वर्णों का योग होता है, और वो दो वर्ण हो गए कौन से? तो एक तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा, एक द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होगा। तो जब दो वर्णों का योग होता है, उस योग से अगर परिवर्तन, बदलाव या विकार उत्पन्न होता है, उस विकार, परिवर्तन या बदलाव को ही संधि कहते हैं। जैसे महाधन ईश का महेश बना, इसमें संधि है। लेकिन अगर दो वर्णों का योग हो गया, उससे परिवर्तन, बदलाव या विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे संधि नहीं कहते, बल्कि क्या बोलते हैं? उसको संयोग बोलते हैं। जैसे समधन कोण बराबर समकोण, ये याद रखना दोस्तों। ओके,
तो ये थी संधि को हमने परिभाषित किया दोस्तों कि संधि किसे कहते हैं। तो आपको कोई भी बोल दे संधि को परिभाषित कर दो, संधि की परिभाषा क्या होती है, तो हम बोल सकते हैं दो वर्णों के योग से उत्पन्न बदलाव या विकार को संधि कहते हैं। उसके बाद आगे कुछ बात करेंगे, तो आप में से जो भी इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे दोस्तों ले सकता है। ओके दोस्तों, उसके बाद देखो दोस्तों, अगर हम जब संधि पढ़ेंगे तो कुछ बातें हैं जो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, पढ़ना है, सुनना भी है, समझना भी है। ये बातें हर संधि में काम आएगी, चाहे आप स्वर संधि पढ़ो, व्यंजन पढ़ो, विसर्ग पढ़ो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हम संधि पढ़ेंगे तो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। आपको कोई बोल दे कि एक तो होती है प्रधान संधि, ये क्या होती है प्रधान संधि, और एक होती है दोस्तों गौण संधि। क्या होती है गौण संधि। तो दोस्तों प्रधान संधि और गौण संधि क्या होती है। सबसे पहले देखो दोस्तों, अगर हम बात करें संधि की, तो संधि क्या होती है, तो हमने कहा दो वर्णों का योग होता है, उससे बदलाव या विकार उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं संधि। इसके कुछ नियम होते हैं, वो नियम आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन जैसे एक शब्द है रामधन अयन, एक शब्द है रामधन अयन, अगर हम इसकी संधि करेंगे, नियम आगे जब पढ़ेंगे, तो इसकी संधि होती है दोस्तों रामायण। इसकी संधि क्या होती है दोस्तों, रामायण होती है। अब देखो दोस्तों, इसमें दो परिवर्तन हो रहे हैं दोस्तों। एक तो यहां हो रहा है, लेकिन साथ में दोस्तों यहां भी हो रहा है। देखो नए का नए में बदल गया, बदला। तो याद रखना दोस्तों कि जब दो वर्णों का योग होता है तो बदलाव जो होगा, क्योंकि संधि में क्या होगा, बदलाव होना जरूरी है। जब तक बदलाव नहीं होगा वो संधि होगी नहीं। तो याद रखना दोस्तों, अगर जो बदलाव या विकार उत्पन्न होगा वो वर्णों के योग के स्थान पर, क्योंकि वर्णों का योग आपको पता है प्लस या धन का साइन है, उसके आगे पीछे ही तो होगा। भाई वर्णों का योग कहां होगा, प्लस का साइन है, इसके दोनों तरफ के वर्णों पे ही तो हो रहा है ना योग। तो अगर वर्णों का योग जो हो रहा है, तो आपसे कोई बोलते प्रधान संधि कैसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हो कि प्रधान संधि उसे कहते हैं कि जो बदलाव आएगा संधि करते समय वो वर्णों के योग के स्थान पर ही होता है, उसको बोलते हैं प्रधान संधि। और आप ये बताओ कि यहां बदलाव आ रहा है ना, तो ये जो मां है, मैं और ए मिलके ये जो संधि हुई, इसको हम प्रधान संधि बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बदलाव जो था वो वर्णों के योग के स्थान पर ही हो रहा है, वर्णों का योग रहा है, उसी में बदलाव आ रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रधान संधि। लेकिन हम जब संधि करते हैं तो कई बार ऐसी, हर बार नहीं होता दोस्तों, कुछ नियम होते हैं, सीखेंगे आगे। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि वर्णों का योग जो होता है उसके अलावा भी कुछ स्थान पर परिवर्तन आ जाता है, उसके अलावा भी कुछ स्थान पर क्या आता है, बदलाव आ जाता है। तो ऐसी संधि जिसमें जो बदलाव आएगा वो वर्णों के योग के स्थान के अलावा अन्य स्थान पर आता है, उसको बोलते हैं दोस्तों गौण संधि। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, गौण संधि बोलते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो आपको ये बातें दोस्तों याद रखनी है कि आपको कोई भी बोल दे कि प्रधान संधि क्या होती है, गौण संधि क्या होती है। ओके दोस्तों, तो आप बोल सकते हो प्रधान संधि और गौण संधि किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हो प्रधान संधि का मतलब होता है कि यदि संधि करते समय
जो बदलाव आता है वर्णों में, वो वर्णों के योग के स्थान पर होता है, तो वो तो संधि होगी प्रधान संधि। लेकिन अगर दो वर्णों का योग हो रहा है और बदलाव वर्णों के योग के अलावा अन्य स्थान पर भी हो रहा है, तो उस संधि को दोस्तों बोला जाएगा गौण संधि। क्या माना जाएगा दोस्तों? गौण संधि, याद रखना। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि प्रतिधन अक्षी, एक शब्द है प्रतिधन अक्षी। वैसे इसमें यण संधि होती है, और यण संधि कैसे होती है दोस्तों, वो हम जब यण संधि पढ़ेंगे उस समय सीखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, एक बार इसकी संधि हम यण संधि करेंगे तो बनेगी कैसे? तो देखो दोस्तों, इसकी संधि होती है प्रत्यक्ष। इसकी संधि क्या होती है? प्रत्यक्ष। तो देखो, एक तो यहां परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, प्र तो प्र है, ती और ए तो आदत है, और ये हो गया दोस्तों। वो कैसे होता है वो यहां संधि में पढ़ेंगे। तो यहां कौन सी संधि है? तो आप बोलोगे यहां दोस्तों प्रधान संधि है। कौन सी संधि है? प्रधान। लेकिन दोस्तों अक्षी का देखो, क्षी का क्ष हो गया तो परिवर्तन नहीं आ रहा क्या यहाँ पे? ई का ए हो गया ना, तो जहां वर्णों का योग यहां हो रहा है लेकिन बदलाव अगर यहां भी हो रहा है तो उससे कहते हैं गौण संधि। तो ये याद रखना दोस्तों, आपसे कोई बोल दे कि प्रधान संधि क्या होती है और गौण संधि क्या होती है, कई बार शब्द क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिए ये दोस्तों क्वेश्चन है, और आपसे क्वेश्चन ये कर ले कि किस शब्द में गौण संधि नहीं हुई है। गौण संधि नहीं हुई है दोस्तों, प्रधान तो हो सकता है हो या नहीं। अगले ने पूछा गौण संधि किसमें नहीं हुई है। तो देखो दोस्तों, यहां योग हो रहा है वर्णों का, लेकिन बदलाव देखो यहां आ रहा, त्रि का त्र हो गया, तो इसमें गौण संधि हुई है। इसमें गौण संधि हुई है क्योंकि देखो वर्णों का योग हो रहा, उसके अलावा किसी अन्य स्थान पर परिवर्तन होता है। तो देखो त्रि का त्र हो गया, होता कैसे वो सीखेंगे। लेकिन त्रि का क्या हो गया? त्र, तो बदलाव दूसरी जगह पे हो रहा है, तो प्रधान या गौण, तो आप बोल सकते हो गौण संधि। दूसरा दोस्तों, यहां हमने अभी बात की थी रामधन एन, तो यहां तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसके अलावा न का न बन गया, तो इसमें भी दोस्तों गौण संधि हो रही है या नहीं? तो आप बोल सकते हो इसमें भी गौण संधि हो रही है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों हम बात करें तो देखो था और ई की संधि थे हो गई, तो यहां तो प्रधान हो रही है, लेकिन आप नोट करो छा का छ हो गया, तो यहां भी देखो दोस्तों संधि हो रही है, इसमें गौण संधि। यहां दोस्तों अगर हम बात करें त्र और आ, तो त्रा, तो ये तो प्रधान है, लेकिन इसमें गौण संधि नहीं हो रही, क्योंकि बदलाव केवल वर्णों के योग के स्थान पर ही हो रहा है, अन्य स्थान पर नहीं हो रहा। तो यहां इसमें कुछ गौण संधि नहीं हो रही। तो आपको कोई बोल दे किसमें गौण संधि का प्रयोग नहीं किया गया, तो आप बोल सकते हो छात्रधन आवास में नहीं किया, इसमें केवल प्रधान संधि है। ये याद रखना दोस्त, ऐसे क्वेश्चन
आपके सिलेबस में आ सकते हैं। तो ये होती है प्रधान और ये होती है गौण संधि। तो प्रधान संधि किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हो जब वर्णों का योग होता है और बदलाव वर्णों के योग के स्थान पर ही होता है, उसे कहते हैं प्रधान संधि। आपको बोल दी गौण संधि, तो आप बोल सकते हो जब वर्णों का योग होता है लेकिन बदलाव किसी अन्य स्थान पर हो गया ना, उसको बोला जाएगा गौण संधि। तो दोस्तों ये प्रधान और ये है गौण संधि। इसका आप में से कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहिए दोस्तों तो ले सकते। उसके बाद हम संधि से ही संबंधित कुछ आगे की बातें करते हैं। ओके दोस्तों, तो हमने अभी संधि से संबंधित दो बातें सीखी। एक तो संधि किसे कहते हैं, दूसरा प्रधान और गौण संधि होती क्या है। उसी प्रकार दोस्तों ये कुछ बेसिक बातें जो आपको याद रखनी है हर संधि में, चाहे हम आगे संधि पढ़ेंगे, स्वर भी पढ़ेंगे, व्यंजन भी पढ़ेंगे, विसर्ग भी पढ़ेंगे, लेकिन सारी संधियों में कुछ बातें हैं जो लागू होगी दोस्तों। कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो सारी संधियों में लागू होगी। वो क्या होती है, उन्हीं को आप चाहे वो आप स्वर पढ़ लेना, चाहे व्यंजन पढ़ना या विसर्ग पढ़ लेना। ओके, तो याद रखना दोस्तों, अगर आप कभी भी संधि करते हो, आप कभी भी क्या करते हो, संधि करते हो और द्वितीय पद के रूप में, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना द्वितीय पद बोलते हैं शब्द को ही, तो आप चाहो तो पद बोल दो या शब्द बोल दो। तो याद रखना दोस्तों, अगर आप कहीं पर भी संधि करते हो और द्वितीय पद के रूप में, अब वो संधि कुछ भी हो सकती है, चाहे वो स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे विसर्ग हो, लेकिन संधि करते समय दूसरा पद अगर याद रखना दोस्तों अक्षी होता है या रात्रि होता है या निशा होता है या इच्छा होता है या अच्छा होता है, तो ये याद रखना दोस्तों, आप कहीं पर भी संधि करते हो, अगर दूसरा पद, पहला पद नहीं दोस्तों, यानी ये प्लस के बाद ही आनी चाहिए, हमेशा पहले नहीं आनी चाहिए। दूसरा पद का मतलब दूसरा पद प्लस के बाद वाला। तो आप कहीं पर भी संधि करते हो और दूसरे पद के रूप में आपके पास निम्नलिखित शब्द आते हैं, जैसे अक्षी है, रात्रि है, निशा है, इच्छा है, अच्छा है। अगर ये निम्नलिखित शब्द आपके पास आते हैं और आपको कोई बोल दे इसकी संधि करो, तो संधि करते समय याद रखना इनमें गौण संधि क्या होगी, इनमें निम्नलिखित परिवर्तन होता है दोस्तों। अक्षी बन जाता है, अक्ष में बदल जाता है, और रात्रि बदल जाएगा दोस्तों, रात्र में निशा बदल जाता है दोस्तों, निश में इच्छा बदल जाता है दोस्तों, इच्छ में, और अच्छा बदल जाता है दोस्तों अच्छ में। यस दोस्तों, इसलिए क्योंकि शब्द शुद्धि की दृष्टि से होता है दोस्तों। तो आपके पास जब भी संधि करो और दूसरे पद के रूप में अगर ये जो शब्द होते हैं अक्षी, रात्रि, निशा, इच्छा, अच्छा, और आपको बोल दे संधि करो, तो अगर दूसरा पद है तो अक्षी अक्ष में, रात्रि रात में, निशा निश में, इच्छा इच्छ में, अच्छा अच्छ में बदल जाता है। यह शब्द शुद्धि की दृष्टि से होता है दोस्तों। तो इनमें प्रधान संधि होती है, और भी होती है, लेकिन इनमें यह परिवर्तन होता है दोस्तों। जैसे आपको बोल दें एक शब्द होगा आहन धन निशा, तो दोस्तों इसमें व्यंजन संधि होगी। कैसे होगी वो हम व्यंजन संधि के समय पढ़ेंगे, लेकिन आप इसमें जब संधि करोगे ना तो अहरनिश होगा, अहरनिश। तो न तो र में बदलता है, वो कैसे बदलता है बाद में देखेंगे, लेकिन निशा का क्या हो गया, निश हो गया। इसी प्रकार हम अगर बात करें सुधन अच्छा, सुधन अच्छा, तो दोस्तों
इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें यण संधि होती है, लेकिन अंत में इसमें प्रधान भी होती है, अच्छा का अच्छ हो गया। उसी प्रकार हमने अभी पढ़ा था कि प्रतिधन अक्षी अगर होता है इसका क्या होगा, तो प्रत्यक्ष होता है दोस्तों। तो ये बातें दोस्तों आपको याद रखनी है कि अगर आप कहीं पर भी संधि करते हो और दूसरे पद में के रूप में आपके पास निम्नलिखित शब्द है, तो संधि करते समय उनमें निम्नलिखित परिवर्तन होगा। और अगर संधि कर रखी है तो विग्रह करते समय इसमें वापिस अक्ष होगा, वो अक्ष में बदल जाएगा, रात होगा वो रात्रि में बदल जाएगा, निश होगा वो निशा में बदल जाएगा, इच्छा में अच्छे अच्छा में। ये याद रखना दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये आपने संधि से संबंधित कुछ बातें सीखी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये ध्यान रखना, संधि कोई सी भी पढ़ लेना, स्वर व्यंजन विसर्ग, जैसे हमने यहाँ व्यंजन है, यहाँ स्वर है, सारी संधियों में दोस्तों ये बातें लागू होगी। तो दोस्तों याद रखना कि संधि किसे कहते हैं, तो वर्णों का योग होता है, उससे उत्पन्न परिवर्तन या बदलाव आएगा, उसको संधि बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि संधि ठीक है इसे कहते हैं, लेकिन प्रधान और गौण संधि किसे कहते हैं, तो हमने पढ़ा प्रधान संधि जो बदलाव होगा वो वर्णों के योग के स्थान पर होगा वो प्रधान, लेकिन बदलाव अगर वर्णों के योग के अलावा अन्य स्थान पर होगा वो गौण संधि होगी। उसके बाद हमने पढ़ा है कि गौण संधि में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, अक्षी, रात्रि, निशा, इच्छा, इच्छी, जो संधि करते समय किस में बदलते हैं, तो अक्षी अक्ष में, रात्रि रात में, निशा निश में, इच्छा इच्छ में और अच्छा अच्छ में बदलता दोस्तों। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत ही सावधानी के साथ याद रखनी है। कई बार इनकी अशुद्धियां देते हैं, जैसे आपको बोल देते हैं कि प्रतिधन अक्षी, प्रतिधन अक्षी का संधि करो, तो आप कर देते हो प्रत्यक्षी। अब आपने क्या किया, यहां तो ध्यान दे लिया, यहां तो सही है, लेकिन ये संधि गलत होगी क्योंकि यहां अक्षी का अक्षी ही नहीं रहेगा, अक्ष होगा। तो ये भी चीजें दोस्तों आपको ध्यान देना है। ओके दोस्तों, तो इसमें से आप कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे हो दोस्तों तो ले सकते हो। उसके बाद हम कुछ आगे बात करते हैं संधि से संबंधित। ओके दोस्तों, तो उसके बाद दोस्तों हम शुरुआत करते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। आपसे कोई ये बोल दे संधि कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों याद रखना, आपको पता होना चाहिए संधि के 3 प्रकार होते हैं। और आपसे कोई बोल दिए संधि के 3 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो आप बोल सकते हो, एक तो होता है स्वर संधि। दोस्तों कौन सी संधि, स्वर संधि। एक होती है दोस्तों व्यंजन संधि। कौन सी संधि दोस्तों, व्यंजन संधि। और एक होती है दोस्तों विसर्ग संधि। कौन सी दोस्तों, विसर्ग संधि। ओके दोस्तों, तो ये होती है दोस्तों संधि के प्रकार। ओके दोस्तों, अब आपसे कोई ये जानना चाहे कि स्वर संधि, तो देखो दोस्तों हमने स्वर पढ़े थे, इससे पहले हमने वर्ण विचार इसलिए पढ़ा था। स्वर, अब देखो यहां आ गया ना स्वर संधि, तो स्वर संधि किसे कहते हैं, आपसे कोई भी पूछ दे स्वर संधि, तो आप बोल सकते हो कि ये जो धन का साइन है उसके दोनों तरफ अगर स्वर होते हैं, उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और उसका योग होता है, उससे कोई बदलाव आएगा, वो स्वर संधि होगी। तो स्वर संधि को परिभाषित करो तो आप साइन याद रखना, प्लस या धन का साइन। आप देखना इसके आगे पीछे क्या स्वर है क्या, अगर इसके आगे पीछे स्वर है
तो दोस्तों वो स्वर संधि होगी, क्योंकि आगे पीछे स्वर है और इन स्वरों का योग जो होगा उससे बदलाव आएगा, वही संधि क्या हो गई, स्वर संधि। आपसे कोई बोलते हैं व्यंजन संधि, तो दोस्तों आप बोल सकते हो कि अगर कहीं पर भी व्यंजन आ रहा है प्लस के दोनों तरफ, उससे बदलाव या विकार उत्पन्न हो रहा है, वो संधि होगी व्यंजन संधि। उसके अलावा अगर कहीं पहला पद व्यंजन आ गया और दूसरा पद स्वर आ गया, वो भी दोस्तों व्यंजन संधि ही होगी, याद रखना। जी दोस्तों, हमने पास स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर आने चाहिए, लेकिन यहां एक तरफ व्यंजन आ रहा है, तो एक तरफ व्यंजन और दूसरी तरफ स्वर भी आ जाए तो वो व्यंजन संधि होगी। ये क्रम आगे पीछे भी हो सकता है, पहले स्वर आ सकता है और बाद में दोस्तों व्यंजन आ सकता है। तो याद रखना दोस्तों, आपको बोल दे व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हो कि अगर व्यंजन का मेल व्यंजन से हो, या व्यंजन का मेल स्वर से हो, या स्वर का मेल व्यंजन से हो, इनका जब योग होता है तो उससे जो बदलाव आता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। ओके दोस्तों। और तीसरा दोस्तों विसर्ग संधि। तो याद रखना दोस्तों कि विसर्ग जो होगा हमेशा प्लस से पहले ही आएगा। उसका मेल अगर किसी स्वर से हो गया, या फिर अगर कहीं पर भी विसर्ग आता है और उसका मेल अगर व्यंजन से हो गया दोस्तों, तो वो व्यंजन संधि होगी। ये याद रखना दोस्तों। ओके, तो याद रखना दोस्तों संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि याद रखना 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होगा, तो आप बोल सकते हो स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से होता है। व्यंजन संधि में तो आप बोल सकते हैं प्लस का साइन याद रखना, आप तीनों में आप देखना प्लस का साइन या धन का साइन कहां रहा है, तो व्यंजन में क्या होगा, प्लस से पहले व्यंजन बाद में भी व्यंजन आए, व्यंजन संधि। प्लस से पहले व्यंजन आ जाए बाद में स्वर, व्यंजन संधि। प्लस से पहले अगर स्वर आ गया बाद में व्यंजन आ गया, व्यंजन संधि। तीसरा है विसर्ग संधि। तो विसर्ग ये होता है, तो प्लस से पहले हमेशा विसर्ग आएगा, बाद में कभी नहीं आएगा। तो पहले से पहले कहीं पर भी विसर्ग आ गया, दूसरी तरफ चाहे स्वर हो या व्यंजन को, हमेशा विसर्ग संधि ही मानी जाएगी दोस्तों। ओके, जैसे आपको दोस्तों ये बोल दे कि ए धन ए में कौन सी संधि है, तो आप बोलोगे दोस्तों स्वर संधि है, क्योंकि प्लस के दोनों तरफ स्वर आ रहे हैं। दोस्तों यहां कौन सा बन आएगा, यहां कौन सा बन आएगा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल याद रखना कि प्लस के तुरंत आगे पीछे कौन से बढ़ाते हैं। अगर आपको यह बोल दे कि यहां तो है ए और यहां है री, तो कौन सी संधि होगी, तो आप बोलोगे स्वर, क्योंकि देखो हमने ये तो नहीं कहा ना समान स्वर, स्वर कोई सा भी आ सकता है, 11 स्वर आपके पास है, कोई भी आगे पीछे आ सकता है। सपोज पहले री आ गया बाद में ओ आ गया, तो भी आप बोलोगे स्वर संधि है, क्योंकि प्लस के आगे पीछे स्वर आ रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों कि स्वर संधि में प्लस जो होगा उसके दोनों तरफ के जो वर्ण होंगे वो स्वर ही होंगे। आपसे ये पूछ ले कि कै और ए में कौन सी संधि होगी दोस्तों, कै और ए, तो दोस्तों ज्यादातर आप सोचते हो व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि नहीं होती दोस्तों, इसमें भी स्वर संधि ही है। क्यों, क्योंकि देखो दोस्तों आपके सामने क्या कै, और आपको पता है कि कोई जो व्यंजन होता है उसमें स्वर छिपा हुआ होता है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है, हमने अभी क्या कहा कि प्लस के दोनों तरफ के वर्ण क्या होते हैं वो निर्णय करते हैं, उसके आगे कौन सा वर्ण होता है वो निर्णय नहीं करता। कै के अंदर छिपा हुआ होता है स्वर, और वो कै के बाद नहीं आता है, तो कै का मतलब कै हलंत और ए होता है ना, तो प्लस के तुरंत पहले कै के अंदर छिपा हुआ ए ही तो है, कै खुद थोड़ी है। तो कहीं पर भी याद रखना प्लस से पहले पूरा वर्ण आ जाए जिसमें व्यंजन आ जाए जिसमें स्वर छिपा हुआ है, प्लस के बाद में अगर स्वर आता है तो वो स्वर संधि ही होती है। ये याद रखना दोस्तों। आपको जैसे ये बोल दे गोधन ए, तो आप बोलोगे इसमें भी स्वर संधि है। क्यों, क्योंकि देखो दोस्तों ग हलन तो ओ और धन ए, तो ओ और ए की संधि हो रही है, दोनों तरफ स्वर है। ओके दोस्तों, उसी प्रकार अगर आपको यह पूछ ले कि क्या हलंत और ए में संधि बताओ, तो आप बोल सकते हो दोस्तों व्यंजन संधि है। क्यों, क्योंकि क्या हलंत में स्वर छिपा हुआ ही नहीं है, तो व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर, यह सूत्र लग रहा है। अगर आपको यह बोल दे कि क्या हलंत
और गे, इसमें कौन सी संधि है? तो आप बोलोगे व्यंजन संधि है दोस्तों। कौन सी है? व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि देखो व्यंजन प्लस व्यंजन आ रहा है दोस्तों। अगर आपको ये बोल दे कि कै और गे में संधि बताओ, तो भी दोस्तों कौन सी होगी? व्यंजन होगी, क्योंकि ये स्वर है इसमें, लेकिन यहां तो व्यंजन है ना, स्वर प्लस व्यंजन, ये सूत्र लग जाएगा। आपको यही बोल दे दोस्तों, देखो कै और ए, लेकिन आपको ये बोल दे ए और कै में संधि बताओ, तो दोस्तों यहां व्यंजन होगी। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर तो है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, कै हलंत और ए। देखो दोस्तों ये ऐसे है, तो आप ये बताओ कि कै के अंदर तो है ए, लेकिन वो प्लस से दूर जा रहा है, प्लस के तुरंत पास है। तो प्लस के तुरंत पास तो व्यंजन ही है ना, और इधर है स्वर, तो स्वर प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, ये नियम लग रहा है। तो कौन सी संधि होगी दोस्तों? व्यंजन संधि होगी। ओके दोस्तों, तो ये आपको याद रखना दोस्तों कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग में क्या होता है। तो स्वर संधि में हमेशा याद रखना, प्लस के आगे पीछे के वर्ण हमेशा स्वर होंगे, उसके बाद में कौन से वर्ण आते हैं वो कोई मायने नहीं रखता। उसी प्रकार अगर हम बात करें व्यंजन संधि की दोस्तों, तो याद रखना व्यंजन संधि में प्लस के आगे पीछे या तो व्यंजन होगा दोनों तरफ, या पहले व्यंजन तो बाद में स्वर होगा, या पहले स्वर तो बाद में व्यंजन। तो ये कंडीशन कहीं पर भी बनती है दोस्तों, तो वो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये संधि के प्रकार है, संधि 3 प्रकार से होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और दोस्तों वर्णों में हमने तीनों पढ़े, हमने स्वर भी पढ़ा है, हमने व्यंजन भी पढ़ा है, हमने विसर्ग भी पढ़ा है। इसीलिए वो चीजें पढ़ी थी, आपको क्लियर होनी चाहिए स्वर क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे जुड़ते हैं, कैसे टूटते हैं, विसर्ग का साइन क्या होता है। ये सारी चीजें आपके वर्ण विचार में ही क्लियर हुई थी दोस्तों। तो याद रखना कि जब भी आप संधि पढ़ो, आपके दिमाग में अगर ये आ जाए स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग, स्वर आते ही आपके दिमाग में होना चाहिए कौन से स्वर होते हैं, व्यंजन आते ही आपके दिमाग में होना चाहिए व्यंजन कौन से होते हैं, विसर्ग आपके दिमाग में आते ही याद रखना चाहिए विसर्ग का साइन क्या होता है दोस्तों। तो ये संधि के दोस्तों प्रकार है। उसके बाद हम जब नेक्स्ट संधि पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें हम फिर संधि से संबंधित और भी कुछ बातें करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। ओके, आप में से जिसने भी स्क्रीनशॉट नहीं ली है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है।